फिल्म की शुरुआत होती है एक डरावने माहौल से, जहां पर कहा जाता है कि जमीन के नीचे से अजीबोगरीब क्रीचर्स बाहर आ रहे हैं और इंसानों पर हमला कर रहे हैं। इन क्रीचर्स को रीपर कहा जाता है। रीपर के खिलाफ कोई भी हथियार असर नहीं करता। नेदरलैंड के कोलोराडो में इनका हमला बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन 8000 फीट की ऊंचाई से ऊपर की जगहें सुरक्षित हैं, क्योंकि ये रीपर वहां हमला नहीं कर पाते। लोगों को सख्त हिदायत दी जाती है कि वो 8000 फीट से ऊपर चले जाएं। फिल्म की शुरुआत रॉकी माउंटेन्स के एक खूबसूरत लेकिन खौफनाक इलाके कोलोराडो से होती है। यहाँ हमें हंटर नाम का एक बच्चा दिखता है जो पहाड़ों पर चढ़कर कुछ देखने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह डर के मारे दौड़ते हुए अपने घर की ओर भागता है। रास्ते में उसे एहसास होता है कि कोई चीज उसका पीछा कर रही है। हंटर जान बचाने के लिए छलांग लगाकर व्हाइट लाइन के अंदर पहुंच जाता है। तभी एक झलक में रीपर का भयानक चेहरा दिखाई देता है। यह लाइन संकेत करती है कि वह 8000 फीट की ऊंचाई से ऊपर है और उसकी जान बच जाती है। अब कहानी हमें आटाफोर्स 60 फीट की ऊंचाई पर बसे एक छोटे से रेफ्यूज एरिया में ले जाती है, जहां सिर्फ 133 ही लोग रहते हैं। यहाँ हमें हंटर के पिता विल दिखते हैं। विल अपने बेटे को डांटते हुए समझाते हैं, हंटर, जो तुमने किया वो गलत था। तुम्हें हमेशा लाइन के अंदर ही रहना चाहिए। हंटर के लंग्स में समस्या है, जिसकी वजह से उसे हर रात ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। रात को जब हंटर विल से कहता है कि वो सिर्फ ये देखने गया था कि क्या आसपास कोई और इंसान बचा है, तो विल गुस्से और दर्द में कहते हैं, ऐसा करना तुम्हारी जान ले सकता है। हंटर की माँ अब इस दुनिया में नहीं है और इसलिए विल अपने बेटे को हर कीमत पर सुरक्षित रखना चाहता है। इसी बीच हमें कैटी दिखती है, जो हंटर की पत्नी तारा की दोस्त है। तारा हंटर की पत्नी थी, लेकिन उसकी मौत हो चुकी है। कैटी विल को समझाती है, हंटर यहाँ का इकलौता बच्चा है, तुम उसे जितना भी कंट्रोल कर लो, लेकिन ये जगह किसी जेल से कम नहीं है। वो आगे कहती है, हम लोग इस हमले के 3 साल बाद भी जिंदा हैं, यही सबसे बड़ी बात है, लेकिन हंटर को यह समझना होगा। दूसरी तरफ कहानी में नीना नाम की एक औरत की एंट्री होती है। वह बुलेट पर एक्सपेरिमेंट कर रही है। एक शील्ड पर गोली चलाती है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं होता। यह शील्ड रीपर की खाल का टुकड़ा है, जो बेहद मजबूत होती है। उसी रात हंटर के ऑक्सीजन सिलेंडर में खराबी आ जाती है और उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, लेकिन सही समय पर सिलेंडर फिक्स हो जाता है और स्थिति काबू में आ जाती है। इस घटना के बाद विल बेचैन हो जाता है। वह एक मैप खोलता है और बोल्डर हॉस्पिटल को देखता है। विल कहता है, मुझे किसी भी हालत में बोल्डर हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। हंटर के ऑक्सीजन फिल्टर खराब हो चुके हैं और आखिरी फिल्टर इस्तेमाल हो रहा है, पर हंटर को जाने देना विल के लिए बेहद मुश्किल है, क्योंकि उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली गई थी। लेकिन विल हंटर से वादा करता है, मैं जरूर लौटूंगा। विल नीना के पास जाता है और हंटर की हालत बताता है। नीना उसे समझाती है, विल, तुम मारे जाओगे, क्योंकि इन क्रिएचर्स को मारने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन विल हार मानने को तैयार नहीं। नीना कहती है, मैं सारे रास्तों और मैप्स को जानती हूँ, लेकिन बोल्डर हॉस्पिटल 8000 फीट की लाइफलाइन से 2000 फीट नीचे है। जैसे ही तुम नीचे जाओगे, तुम्हारे सांस से निकला कार्बन डाइऑक्साइड इन क्रिएचर को खींच लाएगा और वो तुम्हें मार डालेंगे। विल जवाब देता है, तुमने इनसे लड़ाई की है और तुम बचकर लौटी हो, तुम ही बता सकती हो कि इनसे बचने का कोई तरीका है या नहीं। नीना को यह प्लान खतरनाक लगता है, क्योंकि वह जानती है कि बोल्डर हॉस्पिटल तक पहुंचने में 2 दिन लगेंगे और वह जगह बेहद खतरनाक है। विल उससे कहता है, बोल्डर में एक पुरानी लैब है, हो सकता है वहां इन क्रिएचर को मारने का कोई तरीका मिल जाए। नीना, जो कभी विल की पत्नी तारा के साथ काम करती थी, आखिरकार मान जाती है। वह विल को माइंस के रास्ते से जाने की सलाह देती है, जो सबसे सुरक्षित हो सकता है। नीना, जो कि एक रिसर्चर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रैकर पर काम कर रही होती है। नीना उसी ट्रैकर की मदद से उनके लोकेशन को जान सकते हैं। दूसरे दिन विल का साथ देने उसकी दोस्त कैटी भी आ जाती है। विल के मना करने के बावजूद वह उसके साथ जाने की तैयारी करने लगती है, क्योंकि कैटी के अनुसार हमें इस क्रिएचर का सामना एक दिन करना ही पड़ेगा, तो आज क्यों नहीं। रास्ते में उन्हें नीना भी मिलती है। नीना कैटी से पूछती है, तुम उसका मुकाबला कैसे करोगी, क्योंकि ये गोलियां तो उन पर बेकार हैं, शायद हम सब वहां मरने वाले हैं। ये सुनकर माहौल और गंभीर हो जाता है। यहीं नीना अपने ट्रैकर के बारे में बताती है कि यह उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कैच करता है, क्योंकि यह रीपर्स बहुत हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जो इस धरती पर किसी भी एनिमल से सबसे ज्यादा है। अब ये सब 8000 फीट के नीचे जाने वाले थे। नीचे की ओर बढ़ते हुए उन्हें घोड़ों का एक विशाल झुंड दिखाई देता है। इससे दर्शकों को यह समझ आता है कि ये रीपर्स सिर्फ इंसानों का शिकार करते हैं। जल्द ही ये तीनों उस जगह पहुंच जाते हैं जिसकी ऊंचाई 17,620 फीट थी।
वहाँ विल बताता है कि ऊंची वाली चोटी 8000 फीट से ऊपर है। विल सभी को लेकर एक माइन के पास जाता है क्योंकि माइन के जरिए ही ये लोग नीचे जा सकते थे। काफी दूर आगे जाने के बाद नीना के यंत्र अचानक से हरकत करने लगता है। ओह, वो क्रिएचर हमसे सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है। ये सुनकर सब घबरा जाते हैं। कैटी जल्दी से ऊपर की ओर भागती है जबकि नीना और विल एलिवेटर की तरफ दौड़ते हैं। विल एलिवेटर को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था और इधर कैटी और नीना क्रिएचर्स पर हमला करके उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। कैटी जैसे ही उस क्रिएचर को सामने देखती है वो उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगती है, लेकिन इतने खतरनाक हमले के बाद भी क्रिएचर को खरोंच तक नहीं आती। वो और तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। इस बीच विल एलिवेटर को ठीक करने की कोशिश में लगा रहता है और फाइनली वो उसे ठीक कर ही लेता है। कैटी तुरंत एलिवेटर पर चढ़ने के लिए टावर पर दौड़ती है। वह किसी तरह ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन तभी क्रिएचर चालाकी से वायर्स को हिलाने लगता है। कैटी को गिराने की कोशिश होती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और एक जंप करती है जिससे वह बाकी लोगों के पास पहुंच जाती है। इसी दौरान क्रिएचर एक बार फिर वायर्स को झटकता है जिससे एलिवेटर वायर से अलग हो जाता है। सभी लोग नीचे आकर गिरते हैं। हालांकि बाउंड्री ज्यादा दूर नहीं थी। ये सब तुरंत उठते हैं और बाउंड्री की तरफ भागने लगते हैं। भागो, वो भागते हैं और किस्मत से सही समय पर बाउंड्री पार कर जाते हैं। क्रिएचर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाता। आखिरकार ये तीनों 8000 फीट की लाइन को क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं। रात में वो लोग इस रिजॉर्ट में रुकने का फैसला करते हैं। यहाँ नीना उन्हें बताती है पिछले 3 सालों की रिसर्च से उसने यह समझ लिया है कि ये प्रेडेटर्स नहीं है, क्योंकि प्रेडेटर्स खाने के लिए मारते हैं लेकिन रीपर्स मारने के लिए मारते हैं। नीना बताती है ये रीपर्स अचानक से बाहर आए और 95% आबादी को एक ही महीने में खत्म कर डाला बिना रुके। वो लोगों को मारते हैं लेकिन खाते नहीं। कुछ ऐसा है जो इन्हें चार्ज करता है और पावर देता है। रात में विल की बैक स्टोरी सामने आती है। पता चलता है कि तारा असल में नीना के साथ काम करती थी, लेकिन विल तारा को बोल्डर की लैब में जाने से रोकना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि नीना पहले रीपर को मारकर सिर्फ अपना नाम कमाना चाहती है। पर तारा की सोच अलग थी। वह इस दुनिया को बचाना चाहती थी, इसलिए उसने विल की बात नहीं मानी और नीना के साथ लैब जाने का फैसला कर लिया। अगली सुबह ये सभी लोग उस माइन तक पहुंच जाते हैं जिसके अंदर से उन्हें गुजरना था। यह माइन का 9वां लेवल था। इन्हें 1 लेवल तक जाना था। अब आप सोच सकते हो कि उन्हें कितनी दूर जाना होगा। करीब 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ही ये लोग एग्जिट डोर तक पहुंच सकते थे। यहाँ नीना कहती है हमें बॉर्डर से होकर जाना चाहिए क्योंकि ये क्रिएचर्स मिट्टी से बने हैं और अंदर हमें आराम से ढूंढ लेंगे, लेकिन बॉर्डर तक जाने में बहुत समय लगता। विल सबको विश्वास दिलाता है डरो मत, मैं सब संभाल लूंगा। फिर वो सब टनल के अंदर जाने का फैसला करते हैं। टनल्स को पार करते हुए ये लोग धीरे धीरे नीचे की ओर आते हैं, लेकिन तभी लीना का यंत्र हरकत करने लगता है। वो बताती है वो क्रिएचर ठीक हमारे सामने है। सब घबरा जाते हैं और अपनी लाइट्स तुरंत बंद कर लेते हैं। अचानक उन्हें आवाजें सुनाई देने लगती हैं। डरते हुए वो रिपर से बचकर भागने की कोशिश करते हैं और एक सकरे होल में घुस जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए सब अपनी सांसें रोक लेते हैं, लेकिन रिपर अपनी टेल में मौजूद सेंसर से उनकी सांसों को सेंस करने की कोशिश करता है। तभी कैटी को दूसरी ओर से एक लाइट दिखाई देती है। वो सब फ्लेयर के धुएं से रीपर को चकमा देकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक और रीपर कैटी को जान से मार डालता है। वो कैटी को खींचकर अपने साथ ले जाता है। ये दिल दहला देने वाला मंजर नीना और विल को थोड़ा वक्त दे देता है। वो किसी तरह माइन से बाहर निकल जाते हैं। आगे बढ़ते हुए ये लोग रात में एक टूटे घर में रुकते हैं। वहाँ उन्हें एक पुरानी कार भी मिलती है जो फिलहाल खराब हालत में है। डिनर के वक्त नीना विल को बताती है कि लैब में एक केमिकल है पाराक्लेस। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्यूबिक वर्जन है। नीना कहती है मुझे ये चाहिए। मुझे लगता है कि रीपर्स की बॉडी अभेद है क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। उनकी बॉडी में कोई डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन अगर बुलेट पर पाराक्लेस का लेप लगाकर फायर किया जाए तो ये 1 मिलियन वोल्ट का रिएक्शन करेगा। इससे उनके अंदर अनकंट्रोलेबल इंटरनल कंबशन होगा और वो मर जाएंगे। लेकिन विल को यह रिसर्च पूरी तरह बेवकूफी लगती है। वो इससे सहमत नहीं होता। यह सुनकर लीना बताती है उनकी शील्ड पता नहीं किस चीज की बनी हुई है। उन पर किसी गोली का असर नहीं होता। वो कहती है मैंने उनकी शील्ड पर हर तरह की गोलियों का इस्तेमाल किया, लेकिन वो टूटने वाली नहीं है। लीना दृढ़ता से कहती है अगर मैं अपने लैब तक पहुंच जाऊं तो वेपन्स के ऊपर दोबारा काम कर सकती हूं। अगले दिन सुबह घर के बाहर खड़ी वैन को ये लोग लेते हैं और बाउंड्री पार करने के बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ ही समय में ये लोग बॉल्डर हॉस्पिटल के पास पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन लैब ऊपर था। विल लीना को लेकर ऊपर जाता है। वहाँ की स्थिति देखकर आप समझ सकते हैं कि क्रिएचर्स ने भयंकर तबाही मचाई है। लैब में पहुंचने के बाद विल को बड़े आराम से फिल्टर मिल जाता है। वो उससे बैग में भरता है और फौरन वहां से भागने लगता है क्योंकि क्रिएचर्स अब उनके बेहद करीब थे
और लगातार हमला कर रहे थे। भागते हुए एक क्रिएचर अपने टेंटिकल से विल को पकड़ लेता है, लेकिन लीना उस पर हमला करती है और किसी तरह विल को बचा लेती है। जैसे ही विल आगे बढ़ता है, उसे वहाँ एक ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाई देता है। उसे देखकर विल के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह जाकर छिप जाता है। जैसे ही क्रिएचर उनके करीब आने वाला होता है, विल ऑक्सीजन सिलेंडर पर शूट करता है। धमाके के साथ क्रिएचर बाहर गिर पड़ता है। वो बाहर पड़ा था और ऐसा लग रहा था मानो शायद वो मर चुका है। फिल्टर मिल जाने के बाद विल वहां से जाना चाहता था, लेकिन तभी लीना कहती है, मैं अपने लैब में जाना चाहती हूँ। वहाँ मेरे पास सारे साधन हैं और मैं एक्सपेरिमेंट के जरिए वेपन्स बना सकती हूँ। विल उसकी बात मान लेता है। तुमने भी तो मेरा साथ दिया था, अब मेरी बारी है। फिर वो लीना को लेकर बाल्डर नेशनल लेबोरेटरी की ओर बढ़ता है। लैब में नीना मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेप को तैयार करने लगती है। वहीं विल को नीना के परिवार की एक तस्वीर मिलती है। नीना विल को बताती है, मेरी टीम कोबाल्ट नाम के केमिकल से बैटरी के इलेक्ट्रॉन फ्लो को 3 गुना बढ़ाने पर रिसर्च कर रही थी, लेकिन तभी रीपर्स ने हमला किया और नीना का पूरा परिवार मारा गया। नीना कहती है, मैंने कभी तारा को अपने साथ आने के लिए मजबूर नहीं किया, वो अपनी मर्जी से मेरे साथ आई थी। विल कहता है, जो भी हुआ उसमें शायद किसी की भी गलती नहीं थी। लीना एक और निराशा से गुजरती है जब वह गोली को शील्ड पर मारती है और शील्ड अब भी सही सलामत रहती है। लीना विल से कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे और एक्सपेरिमेंट करने हैं, या तो मैं इन्हें मार डालूंगी या खुद मर जाऊंगी। विल अपने बेटे हंटर के लिए लीना की बात मानता है और वहां से निकलने लगता है, लेकिन रास्ते में उसकी कार का टायर फट जाता है और कार पलट जाती है। उधर एक रीपर लीना के करीब आने लगता है। तभी लीना को ध्यान आता है कि उसने अभी तक कोबाल्ट का इस्तेमाल नहीं किया। वो जल्दी से कोबाल्ट का लेप अपने बुलेट की टिप पर लगाती है, लेकिन तभी रीपर उस पर हमला करने आता है। लीना तुरंत उस पर फायर करती है। तभी सीन कट हो जाता है और हमें विल को दिखाया जाता है। विल की कार पलट चुकी है। वह समझ जाता है कि अब वैन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसे पैदल ही माउंटेन के ऊपर जाना होगा। वह अपनी गन और फिल्टर लेकर ऊपर की ओर भागने लगता है, लेकिन क्रिएचर उसके पीछे पड़ा हुआ था। विल के सामने मुश्किल तब आती है जब क्रिएचर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। विल लगातार गन से शूट करता है, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। हार मानते हुए विल सोचता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है। तभी कहीं से लीना फरिश्ता बनकर आती है। कोबाल्ट की मदद से यह नीना एक एक करके वहां मौजूद सभी रीपर्स को मार डालती है। क्रिएचर्स को मरते हुए देखकर समझ आता है कि लीना ने वेपन्स तैयार कर लिया है। लीना निशाना लगाकर पल भर में सभी क्रिएचर्स को बम की तरह उड़ा देती है। क्रिएचर्स के मरने के बाद यहाँ रीपर्स के टुकड़े देखकर विल और नीना समझ जाते हैं कि ये रीपर्स असल में मशीन थे। ये न खाते थे, न सोते थे, न सांस लेते थे और न ही थकते थे। वो बस ह्यूमन किल के लिए भेजे गए थे। रीपर्स 8000 फीट से ऊपर नहीं जा पाते थे, क्योंकि शायद उन्हें ऐसे ही प्रोग्राम किया गया था। पर सवाल यह था, इसके द्वारा इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो दोनों धीरे धीरे ऊपर की ओर देखते हैं। आखिरकार विल माउंटेन पर पहुंचकर अपने बेटे से मिलता है। हंटर अपने पिता को देखकर बेहद खुश होता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब जिंदा वापस लौट आए। लीना जाकर अपना झंडा फहराती है। जैसे ही झंडा लहराता है, सभी लोग बाहर आकर उसे देखने लगते हैं। झंडा फहराने का एक कोड था, जिसे देखकर सब समझ जाते हैं कि वे सुरक्षित हैं और क्रिएचर्स को खत्म करने का हथियार तैयार हो चुका है। इसके बाद कई लोग लीना के साथ जुड़ जाते हैं। सभी मिलकर क्रिएचर्स का खात्मा करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये क्रिएचर 8000 फीट से ऊपर क्यों नहीं जा पाते और उनका असली क्रिएटर कौन है? फिल्म का अंत एक बड़े सवाल के साथ अंत होता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इसी तरह की और रोमांचक कहानियों का लुत्फ उठा सकें।